तो फ्रेंड्स ये है मॉडल पेपर जियोग्राफी का सेकंड पेपर का, ठीक है। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ठीक है दोस्तों। 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो होंगे जो कि एग्ज़ाम में संभावना व्यक्त की जा सकती है आने की, ठीक है। साथ साथ हम जैसा कि बताते चलते हैं हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जो कुछ रिलेटेड चीज़ें होंगी उस क्वेश्चन से, उस प्रश्न से, वो भी बताते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है दोस्तों। ताकि आपके 50 क्वेश्चन से कम नहीं तो 250 क्वेश्चन तो तैयार हो जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको बने रहना हमारे साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। ये घबरा नहीं कि वीडियो लंबी हो रही, समय ज़्यादा लग रहा, समय कुछ नहीं लग रहा है आपका, ठीक है। अगर आप सही से अच्छे से पढ़ेंगे, हमने निचोड़ रखा है, इसमें निचोड़ दिया है जो कुछ है इसमें मानव भूगोल में यानी ह्यूमन जियोग्राफी का, इसका हमने निचोड़ दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के ऊपर। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है मानव भूगोल का होता है, ठीक है। पहला भौतिक भूगोल होता है। अब देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। दोस्तों थोड़ा इसको जानने से पहले हम मानव भूगोल तो मानव मतलब इस पेपर को मानव भूगोल के बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, हम 3 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ये मानव भूगोल के हैं, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन और मतलब आएंगे। फिलहाल अभी 50 क्वेश्चन देखिएगा, 50 से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होने वाले इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो मानव भूगोल की बात करें हम, तो मानव भूगोल भूगोल विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा का उद्भव जो हुआ है वो 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान से ही हुआ है। यद्यपि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में ही प्रोफेसर कांट और फारेस्टर्स के योगदानों से ही हो चुकी थी, ठीक है। किंतु एक विषय के रूप में यदि बात की जाए इसकी, तो इसकी शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी के में हो सकी थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अगर एक अलग विषय के रूप में, एक विषय के रूप में इसकी मतलब देखा जाए तो इसके बाद जान लीजिए कि 20वीं शताब्दी में जो है मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के योगदान के साथ ही हुआ था, जिसमें ब्लास, ब्रूंस, डिमांजिया, अल्बर्ट डिमांजिया इनका नाम है, आदि इन मतलब जो इतने विद्वान हुए हैं, योगदानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, 20वीं शताब्दी में। यदि बात करें इनके जनक की, तो इनके जनक के बारे में थोड़ा बता दें कि 19वीं शताब्दी में रेटजल ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ एंथ्रोपोजियोलॉजी मतलब एंथ्रोपोजियोग्राफी में भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी। इसीलिए रेटजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजल ने मानव भूगोल से संबंधित निम्न 4 विचारधाराओं को समर्थन दिया है। 4 विचारधारा इन्होंने दी है, किसने? रेटजल महोदय ने, ठीक है। वो खैर विचारधारा बहुत लंबी इन्होंने दी है, ठीक है। वहाँ यहाँ पर चर्चा नहीं हो सकती उसकी हम अलग वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पेपर है, यही देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी परिस्थितिकी में जीव तथा मानव के किस प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ए पारस्परिक, बी सहसंबंध, सी घनिष्ठ या फिर डी एनओटी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इसका सही जवाब होगा पारस्परिक, यानी परिस्थितिकी में जो है जीव तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? परिस्थितिकी में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की, यानी मानव परिस्थितिकी की संकल्पना के प्रतिपादन का श्रेय किस देश के भूगोलवेत्ताओं को है? ए यूनानी विद्वान, बी जर्मनी विद्वान, सी अमेरिकी विद्वान या फिर डी ब्रिटिश विज्ञान। दोस्तों अमेरिकी विद्वान को माना जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखिए, अमेरिकी विद्वान की बात करें हम, तो कुछ अमेरिकी विद्वानों को हम बता दें आपको। जो अमेरिकी भूगोल वेदों की समिति थी जो स्थापित हुई थी, वो कब स्थापित हुई थी? 1923 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, किस अमेरिका अमेरिका की जो भूगोल वेदों की समिति थी वो कब स्थापित हुई थी? उसकी स्थापना हुई 1923 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें हम एक सबसे इंपॉर्टेंट जो भूगोलवेत्ता मतलब भूगोलविद हैं, मतलब वो उनका नाम है क्या? कुमारी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल जो थी वो रेटजल यानी जो इनके इसके मतलब मानव भूगोल के जो कौन है जनक है, उनकी शिष्य हैं। कौन है? उनकी शिष्य कौन है? शिष्या है कुमारी सेम्पुल, ठीक है। अगर कुमारी सेम्पुल की बात की जाए दोस्तों, तो मानव भूगोल अस्थायी, कुमारी सेम्पुल जी ने कहा था मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल अस्थायी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। कुमारी सेम्पुल जी ने कहा। कुमारी सेम्पुल जो हैं ये महान भूगोलविद की संज्ञा में इनकी नाम मतलब महान भूगोलवेत्ता की मतलब की संज्ञा में आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों ब्लास ने मानव भूगोल की विशेष सामग्री को 3 भागों में बांटा है, इनमें से कौन नहीं है? इन्होंने जो 3 भागों में बांटा है, इन्होंने किसने? ब्लास महोदय ने। ब्लास का पूरा नाम विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास, ठीक है, इनका पूरा नाम है ब्लास का। अब दोस्तों देखिए, ब्लास महोदय जो हैं
इनको थोड़ा हम जान लें। मतलब इन्होंने क्या दिया, 3 तरह की विषय सामग्री, मतलब भूगोल की जो मानव भूगोल की विषय सामग्री उन्होंने 3 भागों में बांटा। किसने बांटा 3 भागों में? ब्लास महोदय ने। ठीक है, 3 भागों में कौन कौन से 3 भागों में बांटा है इन्होंने? यानी इन्होंने इसमें नहीं पूछा है तो पहले ऑप्शन हम देख लें, यानी जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व, या फिर परिवहन, सी, डी भौगोलिक तत्व। दोस्तों जो भौगोलिक तत्व है इन्होंने इसको मतलब नहीं, इसमें नहीं बांटा है। यानी 3 तत्व जो हैं इन्होंने 3 प्रकार से बांटा। वो 3 कौन है? जनसंख्या ए, बी सांस्कृतिक तत्व, और सी परिवहन। यानी इन्हीं 3 को, मतलब कि जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और परिवहन, इन 3 तत्वों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। किसको? मानव भूगोल की विषय सामग्री को। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए इनके पुस्तक की, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है। उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इनकी पुस्तक है किसकी? विडाल डी ला ब्लास की। ठीक है, और इनकी बात की जाए, ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, तथा मानव भूगोल में इन्होंने इनको जो है मानव भूगोल में संभववाद के जन्मदाता भी कहा है। संभववाद का जन्मदाता कहा जाता है इनको। किसको? ब्लास को, यानी विडाल डी ला ब्लास। ठीक है दोस्तों, इनके शिष्य एक थे, उनका नाम था क्या? जीन्स ब्रूंस। जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा। इन्होंने 3 वर्गों में बांटा, इन्होंने विषय क्षेत्र को इन्होंने कितने में बांटा? 4 क्षेत्रों में, जीन्स ब्रूंस महोदय ने। ठीक है, खैर चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन की, यानी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए सी एल व्हाइट, सी बी जी टी रेनर, सी जे जी एच लेवान, या फिर डी एन ओ टी, यानी इन निम्न में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा जे जी एच लेवान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए तो दोस्तों, 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा हम ये बता दें कि और सारी इंपॉर्टेंट पुस्तक जो हैं उनको थोड़ा बता दें हम, कि मानव भूगोल की समस्याएं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यानी मानव भूगोल की समस्याएं नामक पुस्तक किसने लिखी? अल्बर्ट डिमांजिया। और पुस्तक हम बातें एंथ्रोपोजियोग्राफी की, मतलब बात करें तो फ्रेडरिक रटजल, हमने पहले बताया जो रटजल महोदय हैं, इन्होंने पहले किया, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें इस पुस्तक की, तो हार्टसॉन महोदय ने लिखी। और पृथ्वी एवं उसके निवासी की बात करें तो रेकलस महोदय ने लिखी। ठीक है दोस्तों, तो इस मोटी मोटा हमने आपको कितने बताई? 4 पुस्तकों के नाम बताए। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि 50 क्वेश्चन की तैयारी करते करते आपके 2.5 से क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। ठीक है, 250 क्वेश्चन के अंतर्गत तैयार हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की, यानी सांस्कृतिक भूदृश्य संकल्पना का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ए अमेरिका भूगोलविद, बी जर्मनी भूगोलविद, सी फ्रांसीसी भूगोलविदों ने, या फिर डी ब्रिटिश भूगोलविद। दोस्तों देखिए, इसका सही जवाब होगा जर्मनी भूगोलविद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सांस्कृतिक भूदृश्य संकल्पना का प्रतिपादन जर्मनी भूगोलविदों ने किया था। अब बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की। किस विद्वान ने कहा था कि क्रांतिकारी भूगोल भूगोल की अगली क्रांति है? क्रांतिकारी भूगोल भूगोल की अगली क्रांति है, किसने कहा था? ए ग्रेगरी महोदय, बी जॉन मैकेंडर, सी हार्वर्टसन हार्वर्टसन ठीक है, और डी डेविस स्मिथ। दोस्तों डेविस स्मिथ महोदय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी भूगोल जो है भूगोल की अगली क्रांति है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए थोड़ा हम ये बता दें आपको, जो ये थे इनका क्या नाम है? डेविड स्मिथ महोदय। डेविड स्मिथ महोदय जो थे, इन्होंने, इनकी पुस्तक है, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, वो मतलब प्रचलित है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली पुस्तक कौन सी है? ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर उसके बाद में एक स्लेश दिया होगा इन्होंने, मतलब उसके बाद में इन्होंने कहा, मतलब इसी में ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच, एक पुस्तक इनकी ये है, और दूसरी पुस्तक का नाम इनके है वेयर द ग्रास इन ग्रीन। ठीक है, ये 2 पुस्तकें इनकी जो है प्रसिद्ध हैं। किसकी? ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए किसकी पुस्तकें? डेविड स्मिथ की। अब चलिए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वें नंबर क्वेश्चन, उद्योगों का उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए ग्रेगरी, बी कोल एवं किंग, सी बेबर, या फिर डी एनओटी, यानी नन ऑफ दीज। दोस्तों जो बेबर महोदय थे, इन्होंने उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बेबर महोदय। अब बात करते हैं हम, अगर एक क्वेश्चन और हम एक सिद्धांत की बात कर लें यहीं पर, तो हृदय स्थल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, और हृदय स्थल सिद्धांत का वो जॉन मैकेंडर महोदय ने किया था। जबकि आर्थिक भूदृश्य का सिद्धांत यदि बात करें हम, तो लोयस महोदय द्वारा किया गया। और मॉडल भूगोल पर पीटर हैगेट एवं
सोरेल ने प्रकाश डाला है। ठीक है, मॉडल भूगोल पर पीटर हाइगट एवं सोरेल ने प्रकाश डाला है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने आपको बता दिया। ठीक है, हमने इंक्लूड कर नहीं किया इसमें, लेकिन हमने बता दिया कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मॉडल भूगोल पर निम्न में से किसने प्रकाश डाला, तो पीटर हाइगट और एवं सोरेल महोदय ने डाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। यानी पिछले 20-30 लाख वर्षों से पर्यावरण में जिन दो कारणों की प्रमुख भूमिका रही है वे हैं: ए मानव तथा जलवायु, बी मानव तथा भू आकृति, सी मानव तथा प्राकृतिक वनस्पति, या फिर डी मानव तथा खनिज पदार्थ। दोस्तों देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव तथा जलवायु। 20-30 लाखों से पर्यावरण में जो जो दो कारणों की प्रमुख भूमिका रही वो मानव तथा जलवायु। बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। यानी पर्यावरण मानव पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करने वाली मुख्य संकल्पनाओं में से कौन नहीं है? ए संभववाद, बी पर्यावरण या नियतिवाद, सी अराजकतावाद, या फिर डी नव निश्चयवाद। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अराजकतावाद। ठीक है, अराजकता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण अगर शब्द आ गया तो पर्यावरण देखिए क्या है। पर्यावरण को दो तरह से हम समझ सकते हैं। पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा कृत्रिम पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जलवायु यहीं पर हम डिस्कस कर लें कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु जो होती है प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जलवायु। ठीक है, इसको मानव जीवन को मापने वाला यंत्र भी कहा जाता है। मानव समूह को मापने का यंत्र किसको कहा जाता है? जलवायु को कहा जाता है। दोस्तों ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10वें नंबर की क्वेश्चन बात करते हैं, तो इसमें दिया है नियतिवाद विचारकों के प्रमुख विद्वान हैं। ए कुमारी सैम्पुल, बी हर्निगटन, या फिर सी व्हाइट एंड रेनर, या फिर डी ये सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये सभी, यानी इन तीनों ने नियतिवाद विचारक के प्रमुख, मतलब नियतिवाद विचारक हैं ये तीनों। ठीक है, देखो नियतिवाद दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि नियतिवाद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है? वो नाम कौन सा है? वो है जियोक्रेट। जियोक्रेट नाम से भी जाना जाता है नियतिवाद को। ठीक है, जबकि नवनिश्चयवाद की बात करें हम तो नवनिश्चयवाद को उपयोगी संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। जबकि संभववाद की अगर विचारकों की बात करें कि संभववाद के जो विचारक हैं उनको एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? तो वो बियोक्रेट। ठीक है, बियोक्रेट नाम से उनको कहा जाता है, मतलब उनको पुकारा जाता है या फिर उनका नाम है। ठीक है, संभववादी विचारकों को बियोक्रेट नाम से। नवनिश्चयवाद का एक नया नाम है, वो क्या है? उपयोगी संभववाद। और नियतिवाद को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? जियोक्रेट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन, यानी ऑन ईयर वाटर एंड प्लेसेस। ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हेरोडोटस, बी हिप्पालस, सी हिप्पोक्रेटस, या फिर डी एनओटी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस। इन्होंने कहा हिप्पोक्रेटस महोदय ने कि एशिया के लोग जो हैं आराम तलबी हैं। ठीक है, आराम तलबी हैं, जबकि यूरोप के लोगों ने बताया कि यूरोप के लोग जो हैं अपेक्षाकृत सक्रिय हैं। इसका कारण जलवायु है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा है? हिप्पोक्रेटस महोदय ने कहा। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। प्रसिद्ध विद्वान ग्रिफिथ टेलर किस देश के निवासी थे? ए अमेरिका के, बी ऑस्ट्रेलिया के, सी ब्रिटिश के, या फिर डी जर्मनी के। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, जो ग्रिफिथ टेलर महोदय थे ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। बहुत अच्छे भूगोलवेत्ता के नाम में भी इनका नाम आता है भूगोलवेत्तों की। ठीक है, इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, निश्चयवाद के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि रुको एंड जाओ, रुको एंड जाओ। एक ट्रैफिक पे आप पुलिस वालों को देखा होगा कभी, ट्रैफिक पे आप पुलिस वालों को जब कभी देखा होगा आपने, तो वो कैसे करते हैं? हाथ दिखाते हैं या रुक जाओ, तो आदमी रुक जाता है, फिर कहते भैया जाओ, चला जाता है तुरंत। बस वैसा समझ लीजिए कि रुको एंड जाओ सिद्धांत किसने दिया? रुको एंड जाओ अगर ये कथन आ जाए किसने दिया, तो किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन यही इसी तरह पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा से शब्द है, या फिर ये किसका कथन है। ये सब ज़्यादा इस तरह से बीए वगैरह में अधिक तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ए ऑप्शन दिया है यूनानी, बी ग्रीक, सी अंग्रेजी, या फिर डी एनओटी नॉट, यानी एनओटी मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो ये है यूनानी भाषा का शब्द। इकोलॉजी शब्द जो है यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगर यूनानी भाषा का शब्द है इकोलॉजी शब्द, ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों,
अब 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने संभववाद के स्थान पर प्रसववाद शब्द का प्रयोग किया था? ए स्पेट, बी ग्रिफिथ टेलर, या फिर डी हर्बर्टसन, या फिर डी टॉमस मूर। सी हर्बर्टसन या फिर डी टॉमस मूर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए स्पेट। स्पेट महोदय ने कहा कि संभववाद के स्थान पर इन्होंने प्रसववाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहीं पे बता दें कि संभववाद की विचारधारा का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। फ्रांस देश में हुआ था किसका? संभववाद की विचारधारा का जन्म हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए संभववाद की विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ था। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अभी हमने इससे पहले थोड़ा बताया था, हिंदी में बताया होगा। ठीक है, हिंदी में हमने क्या बताया था कि मानव भूगोल की समस्याएं किसने लिखी, वही ये भी है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इंग्लिश में है। नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ए जीन ब्रोन्स, बी डिमांजिया, सी हंटिंगटन, या फिर डी रेटजल महोदय। दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही होगा, डिमांजिया यानी अल्बर्ट डिमांजिया। अब चलिए बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? ए जलवायु, बी मिट्टियाँ, सी वनस्पति, या डी ये सभी। दोस्तों उपर्युक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये सभी तत्व सम्मिलित होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। जलवायु भी प्राकृतिक, मिट्टी भी प्राकृतिक और वनस्पति भी प्राकृतिक। तो ये सभी जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। हमारे चारों तरफ समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, कथन में किस सिद्धांत की झलक मिलती है? कथन में किस सिद्धांत की झलक मिलती है? एक क्रियाशीलता के सिद्धांत की, बी पर्यावरण संयोजन के सिद्धांत की, सी क्षेत्रीय भिन्नता के सिद्धांत की, या फिर डी पार्थिविकता के सिद्धांत की। दोस्तों क्रियाशीलता के सिद्धांत की झलक इसमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुष्क प्रदेशों में मानव निवास के लिए प्रमुख समस्या होती है। ए भोजन का अभाव, बी परिवहन का अभाव, सी जल का अभाव, या फिर सी संचार के साधनों का अभाव। दोस्तों जल का अभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। शुष्क प्रदेशों में मानव जीवन के लिए एक प्रमुख समस्या है, वो क्या है? जल का अभाव। ठीक है दोस्तों, बात करें हम 19 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी 19 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाया गया कि अनुकूलतम जनसंख्या के संदर्भ में अधिक आर्थिक कल्याण की विचारधारा का संबंध है। ए डाल्टन से, बी प्रोफेसर रॉबिन से, सी प्रोफेसर बोल्डिंग से, या फिर डी प्रोफेसर कार्ल सैंडर्स से। दोस्तों प्रोफेसर कार्ल सैंडर्स से है संबंध। ठीक है, आर्थिक कल्याण की विचारधारा का संबंध किससे है? प्रोफेसर कार्ल सैंडर्स से है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी प्रजाति के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान और साहसी होते हैं माने जाते हैं? ए हिंदू वर्ग, बी ईसाई, सी सिख, या फिर डी मुसलमान। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी सिख। सिख जो होते हैं वो सबसे बुद्धिमान और साहसी होते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग या फिर मुस्लिम लोग और ईसाई लोग ये भी साहसी और बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेकिन सबसे अधिक की बात की जाए तो सिख लोग होते हैं। अब बात की जाए 21 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत में मकान बनाने के में ईंटों का प्रयोग ईसा के कितने वर्ष पूर्व हो चुका था? ईसा मसीह जानते हैं, ईसा पूर्व बताते हैं कि इतने ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, इतने ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो वही ईसा पूर्व है। ईसा के कितने वर्ष पूर्व हुआ ईंटों का प्रयोग? तो यानी ईसा के 6000 वर्ष पूर्व, या फिर 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, या फिर 4000 वर्ष पूर्व। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3000 वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ईसा के 3000 वर्ष पूर्व जो है मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। अब चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मकान की बात अगर हमने कर ही दी थी, तो मकान जो होते हैं भारत में अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कितने प्रकार के मकानों का प्रयोग किया जाता है, तो भारत में निम्न 4 प्रकार के मकानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? ए माल्थस ने, बी सिजबिक ने, या फिर डी एडवर्ड बीट ने, या फिर डी डाल्टन महोदय ने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए माल्थस महोदय ने। ठीक है, दोस्तों देखिए माल्थस महोदय ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। किसने कहा? माल्थस महोदय ने कहा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या मतलब के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने? माल्थस महोदय ने। माल्थस महोदय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दोस्तों इन्होंने मतलब बताया कि जो होती है जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। चलिए ये सब अलग की बात है। जनसंख्या एक जननांकीय मतलब जनांकिकी एक अलग का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है जननांकिकी। अब चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से
संसार में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराई गई? ए अमेरिका 1949 1749, बी फ्रांस 1749, सी ब्रिटेन 1749 या फिर डी स्वीडन 1749। दोस्तों स्वीडन में 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से कराई गई जनगणना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। भारत की जनसंख्या, दोस्तों भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही है? पांच अवस्थाएं होती हैं, उनमें से किस अवस्था से? ए द्वितीय अवस्था, बी तृतीय अवस्था, सी चतुर्थ अवस्था या फिर डी पांचवी अवस्था। दोस्तों जो अपनी भारतीय अवस्था है जननांकीय संक्रमण के लिए वो तृतीय अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, यहीं पर हम बता दें जो संक्रमणीय जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये प्रतिपादक किसने प्रतिपादित किया था इसको, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को? तो नोट स्टीन एवं थॉम्पसन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जबकि जनांकीय संक्रमण की पांचवी अवस्था के प्रतिपादक की बात की जाए, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो कोलिन क्लार्क ने इसको मतलब प्रतिपादित किया था। यही पांचवी अवस्था जो है वो जननांकीय अपर्दन व जातीय संहार की अवस्था कहलाती है। जबकि अगर द्वितीय अवस्था की बात की जाए जनांकीय संक्रमण की जो द्वितीय अवस्था है वो किसके लिए भी मतलब उत्तरदायी है? वो जनांकीय जनसंख्या विस्फोट जो होता है वो द्वितीय अवस्था के लिए भी मतलब द्वितीय अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हुई जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के बारे में थोड़ी बहुत मोटी मोटा जो होती है जानकारी। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की सघनतम जनसंख्या किस नदी की डेल्टा में निवास करती है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बी सिंधु सरस्वती डेल्टा, सी गंगा मेकांग डेल्टा या फिर डी एनओटी यानी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दक्षिण एशिया में और कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है दोस्तों, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना था, सुंदरबन का डेल्टा इसी को कहा जाता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को। अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, बी न्यूजीलैंड द्वीप समूह, सी पिटकैंस द्वीप समूह या फिर डी एनओटी जनाब दीज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पिटकैंस द्वीप समूह। पिट लिख गया, पिटकैंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश मतलब कौन सा है? तो वो पिटकैंस द्वीप समूह है। अगर बात कीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो कौन सा है? मालदीव। अब देखिए दोस्तों, अगर बात कीजिए थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पर चर्चा कर लें यानी जनसंख्या के हिसाब से, तो वो देखिए यूरोप में जो होता है, यूरोप में जन्म दर सबसे कम होती है। यूरोप में जो है, यूरोप में जन्म दर सबसे कम होती है। ठीक है, जबकि नाइजर की बात करें तो नाइजर में जो है वो महिला प्रजनन दर सर्वाधिक है। अगर विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप देखा जाए तो वो एशिया और यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, अगर विश्व में न्यूनतम जनघनत्व वाला राष्ट्र देखा जाए तो मंगोलिया है। दोस्तों एशिया और यूरोप महाद्वीप हैं जो हैं वो क्या हैं? विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाले महाद्वीप हैं एशिया और यूरोप। और विश्व की यदि बात की जाए, विश्व में न्यूनतम जनघनत्व वाले राष्ट्र कौन से हैं, तो वो मंगोलिया राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 26 के थोड़ी मोटा बात की जाए 26 नंबर क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले होने के प्राथमिक कारण है कौन? सघन कृषि, ए बी औद्योगिकीकरण, सी नगरीकरण या फिर डी स्थलाकृतिक बाधाएं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सघन कृषि। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसाधन होते नहीं वे बनते हैं किसने कहा है? ए जिम्मरमैन, बी स्टुअर्ट, सी माल्थस या फिर डी थॉम्पसन। दोस्तों इसको किसने कहा है? जिम्मरमैन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख समस्या कौन सी है? ए उच्च जन्म दर, बी निम्न जन्म दर, सी उच्च जन्म दर या फिर डी उच्च मृत्यु दर, सी उच्च मृत्यु दर या फिर डी उच्च उत्पादकता। दोस्तों इसका सही जवाब होगा निम्न जन्म दर यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, निम्न जन्म दर।
अब चलिए बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। किन तत्वों के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात की जाती है? ए मानव एवं संसाधन, बी मानव एवं उसकी क्षमता, या फिर सी मानव कुल जनसंख्या, मानव एवं कुल जनसंख्या, या फिर डी एनओटी, नन ऑफ दीज। मानव एवं संसाधन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मानव संसाधन के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात की जा सकती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 31 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तकीय लेख प्रसिद्ध पुस्तकीय लेख पॉपुलेशन द लॉन्ग व्यू के लेखक कौन है? ए फ्रैंक नोट स्टीन, बी माल्थस, सी जिम्मरमैन, या फिर डी थॉम्पसन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा फ्रैंक नोट स्टीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पॉपुलेशन द लॉन्ग व्यू के लेखक है फ्रैंक नोट स्टीन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, रेवेनस्टाइन द्वारा स्थानांतरण के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ए 1965 में, 1985 में, बी सी 1995 में, या फिर डी 1990 में। इसका सही जवाब 1985 में जो है स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। रेखीय प्रतिरूप। इसके बाद हम थोड़ा 33 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, यानी 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सड़क, नदी तथा नहर के किनारे बस्तियों का प्रतिरूप पाया जाता है? ए रेखीय प्रतिरूप, बी वृत्ताकार प्रतिरूप, सी चौक पट्टी प्रतिरूप, या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रेखीय प्रतिरूप पाया जाता है। सड़क के किनारे, नदी के किनारे, मतलब नदी तथा नहरों के किनारे जो बस्तियां होती हैं वो रेखीय प्रतिरूप में पाई जाती हैं, जबकि झील व तालाब के किनारे जो होती हैं वो वृत्ताकार प्रतिरूप की बस्तियां पाई जाती हैं, और नदी के मुहाने पर जो होती हैं तीर प्रतिरूप की बस्तियां पाई जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, जननांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? ए चतुर्थ अवस्था, बी प्रथम अवस्था, सी तृतीय अवस्था, या फिर डी द्वितीय अवस्था। इसका सही जवाब होगा डी द्वितीय अवस्था, हमने पहले बताया। 35 नंबर, ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ए 7, बी 9, सी 11, या फिर डी 6। तो बी यानी 35 नंबर आपका होगा ए नंबर यानी 7, ठीक है। टेलर ने यानी ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 7 अवस्थाएं बताई हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव अर्थव्यवस्था के विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? ए 5, बी 3, सी 6, या फिर डी 8। तो वो 3 अवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जब मानव ने तांबे के औजार बनाने आरंभ किए उस काल को किस नाम से जाना जाता है? वो सॉरी, ताम्र तो इसे लिख गया। ऑप्शन नंबर ए ताम्र युग, बी कांस्य युग, सी लौह युग, या फिर डी एनओटी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ताम्र युग, हमने वहीं पर लिख गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा ताम्र युग, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित अवस्था भी कहा जाता है? ए परंपरावादी अवस्था, बी परिपक्वता की अवस्था, सी आत्मस्फूर्ति की अवस्था, या फिर डी एनओटी, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 38 नंबर का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी परिपक्वता की अवस्था। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, किसी भी देश के आर्थिक विकास में वर्तमान समय में मूल आधार है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी श्रम शक्ति एवं संगठन, या फिर डी वित्तीय स्थिरता। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूंजी निर्माण। अब बात करते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की, मक्का की उत्पत्ति किस देश में हुई है? ए भारत, बी जापान, सी इंग्लैंड, या फिर डी अमेरिका। तो दोस्तों डी ऑप्शन अमेरिका में हुई है किसकी? मक्का की उत्पत्ति, जबकि गेहूं की उत्पत्ति का श्रेय इराक देश को है, ठीक है। बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन रेड इंडियन शिकार करने के लिए किस जानवर को पालतू बनाते थे? ए बैल, बी बकरी, सी तेंदुआ, या फिर डी घोड़ा। तो तेंदुआ को बनाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, संसार में लगभग कितने किस्म की मछलियाँ मिलती हैं? ए 20,000, बी 30,000, सी 25,000, या फिर डी 40,000। दोस्तों 40,000 तरह की मछलियाँ यानी 40,000 किस्म की मछलियाँ मिलती हैं संसार में। आगे बढ़ते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन, अगर देखा प्राचीन काल में अगर मछली पकड़ने के मतलब अस्त्र को देखा या मछली पकड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता था उपकरण, वो कौन सा था? भाला था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन, टैंगा प्रदेश में पशुओं का शिकार क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता था? ए हड्डियाँ, बी तेल, सी मांस, या फिर डी समोर। दोस्तों डी समोर प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता था।
प्रयोग किया जाता है टैगा प्रदेश में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द 44 नंबर क्वेश्चन, द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोफेसर रोस्टो, बी एल्बर्ट पाल, सी क्राउसेस या फिर डी विलियमसन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए प्रोफेसर रोस स्टो। दोस्तों देखिए, इन्होंने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं को दिया है। किसने? प्रोफेसर रोज स्टोज ने। इससे पहले हम बात 43 नंबर क्वेश्चन की, यानी जो ये होते हैं संसार का, अगर संसार के प्रथम कलाकार की बात की जाए तो कौन है? लकड़हारा है। आदि मानव पहले आखेड़ द्वारा अपना पालन पोषण करते थे, ये भी क्वेश्चन है, बन सकता है इसी पे 43 नंबर क्वेश्चन के समकालीन। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। 45 नंबर देखिए, कोनालू तथा कोमिलो नाम से स्थानांतरणशील कृषि कहाँ पर की जाती है? ए ब्राज़ील, बी चीन, सी इंडोनेशिया, फिर डी मैक्सिको। दोस्तों मैक्सिको में की जाती है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम, मतलब जो स्थानांतरण कृषि होती है, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। ठीक है, जबकि अगर बात करें विभिन्न देशों में किस नाम से इसको जाना जाता है, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। यूक्रेन तथा ग्वाटेमाला में इसे मिलाप के नाम से, तथा श्रीलंका में चेन्ना के नाम से, थाईलैंड में तमराई के नाम से, मालागासी में टावी के नाम से, वियतनाम व लाओस में रे नाम से, म्यांमार में तुंग्या नाम से, तथा भारत में बात की जाए तो भारत में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे झूम व बेवार, दीपा व एरका, कुमारी व पैडा आदि तमाम नामों से जाना जाता है। झूम कृषि इसी को कहा जाता है। ठीक है, झूम कृषि मतलब स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि, जब जमीन बंजर हो जाए तो उसको छोड़ के दूसरे स्थान पर कृषि की जाए। अब चलिए बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हौसा जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ए मध्यवर्ती सूडान, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेजन बेसिन या फिर डी मैक्सिको। तो मध्य सूडान में की जाती है। ऑप्शन नंबर मध्यवर्ती सूडान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 पाई जाती है हौसा जनजातियाँ मध्यवर्ती सूडान में। 47 नंबर, मानव का प्राथमिक एवं सार्वभौमिक प्राचीन व्यवसाय क्या था? प्राथमिक एवं सार्वभौमिक व्यवसाय क्या था? ए कृषि एवं पशुपालन, बी एकत्रीकरण एवं आखेटक, सी कुटीर उद्योग एवं लौह उपकरण या फिर डी एनओटी। दोस्तों उसका सही जवाब होगा एकत्रीकरण व आखेटक, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यानी मौसमी प्रवास मुख्यतः पाया जाता है। ए मरुस्थलीय क्षेत्रों में, बी पठारी क्षेत्रों में, सी पर्वतीय भागों में या फिर डी एनओटी, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पर्वतीय भागों में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बात करें हम 49 नंबर क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जनजाति जल संग्रहण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए धातु के बर्तनों का, बी बांस का, सी मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन का या फिर डी शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का। दोस्तों इसका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर यानी अंतिम नंबर, विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य भंडार कौन सा बैंक है? मत्स्य भंडार का सबसे बड़ा बैंक जो है कौन सा? ए ग्रांड बैंक, बी जॉर्ज बैंक, सी डागर बैंक या फिर डी सेंट पीरो बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डागर बैंक, सबसे बड़ा बैंक, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं, यानी ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक तथा सेंट पीरो बैंक जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित हैं। वर्तमान अगर बात की जाए, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लें। वर्तमान में पकड़ी गई कुल मछलियों का लगभग 50% उपयोग खाने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा 50% में यदि बात की जाए तो औषधि, रासायनिक उर्वरक तथा पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट का क्षेत्र है। जबकि ये नीली क्रांति हुई थी उसका संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से ही है दोस्तों। ये क्रांति वाला वीडियो, नीली क्रांति, ये पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब क्रांति जो हुई है, इन सब का एक वीडियो हमने बना रखा है ट्रिक के माध्यम से, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।